लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, व्हेन आई विल कंप्लीट माय कोर्स, मतलब फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है जो मैंने यहाँ ऑनलाइन शुरू किया है वो मैं कब कंप्लीट करूँगा। देखिए, आपके मन में सवाल आएंगे कि भाई कितना सिलेबस है, कितने टॉपिक्स है। मैंने जैसे पहले वीडियो भी डाला था कि कितना केमिस्ट्री का सिलेबस है या पैटर्न क्या है, स्टार्टिंग में मैंने डाला था। आपके दिमाग में आएगा कि भाई कितने टॉपिक हैं, हमारा सिलेबस कब कवर होगा, कब हम रिवीजन करेंगे, कब एग्ज़ाम की डेट आएगी। ये काफ़ी सारे जो सवाल हैं ये हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है। और ये जो सवाल है ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसका फिर हमको एग्जीक्यूशन करना होता है। तो देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर, ठीक है। 2012 में जो है 2012 में मेरी एमएससी हो गई थी, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। और आपको आई थिंक मैंने पहले बताया था, मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा है वो एक्सपीरियंस है या नहीं है उसको, कि भाई एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो 2012 था उसमें मेरी एमएससी हुई थी, ठीक है। और उससे पहले जो 2011 वाली वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसमें मैंने फॉर्म भर दिया था। हालांकि एलिजिबल तो नहीं थे, लेकिन फॉर्म भर दिया था और मैं 11 वाली जो वैकेंसी थी उसमें सेलेक्ट भी हो गया था। लेकिन क्योंकि एमएससी पास आउट नहीं था तो वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि भाई आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, वो पूरा नहीं हो पाया। तो मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, ठीक है। इसके बाद जो दोबारा वैकेंसी निकली थी 2013 में, 2013 वाली वैकेंसी, उसमें जो है मैंने एज ए स्टूडेंट तैयारी भी की थी और एज अ टीचर मैंने बैच भी पढ़ाए थे ऑफलाइन। और वहाँ पर जो है मैं भी सिलेक्ट हुआ और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो सिलेक्ट हुए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है मैंने एक बार नहीं 2 बार पास कर रखी है, ठीक है। एक बार मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिली और उसके बाद 2013 वाली वैकेंसी मैंने क्लियर आउट की थी और 2015 में मुझे जो है एज ए स्कूल लेक्चरर ज्वाइनिंग मिल गई थी, ठीक है। और 2012 में मेरी एमएससी पास आउट है। और इसके अलावा जो साइड में बाकी सारे एग्ज़ाम थे, नेट गेट, ये भी सब मैंने निकाल रखे, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे कि जो आपका एग्ज़ाम है उसकी आपको तैयारी कैसे करनी है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेबस कब होगा, बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। तो ये आपके दिमाग में सवाल है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो है जितने भी फर्स्ट ग्रेड के बैच पढ़ा है, देखिए इसमें तो मैं एमएससी कर रहा था, इसके बाद जितनी भी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है उन सब में मैंने बैच पढ़ा है, ठीक है। ऑफलाइन बैच पढ़ा है, ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब मैंने बैच पढ़ा है तो किसी का सिलेबस मैंने बहुत पहले करा दिया। जैसे मान लीजिए गर्मी की छुट्टी है, वहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं और एग्ज़ाम हो रहा है 1 साल बाद, या फिर ये कि 6 महीने पहले कोर्स हो गया या 1 महीने पहले कोर्स हो गया। तो मैंने जो नोटिस करा वो ये करा कि जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है या मैक्सिमम जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो कब सिलेक्ट हुए, जिनका कोर्स जो है एग्ज़ाम से जस्ट पहले कवर हुआ है। जस्ट पहले का मतलब ये नहीं कि 2 दिन पहले, जस्ट पहले का मतलब 1-1.5 महीना पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है। इसका मतलब ये है कि आपका अगर कोर्स एग्ज़ाम से 1 महीना पहले कंप्लीट होता है, क्या होता है? 1 महीना पहले कंप्लीट होता है, तो ये आपके लिए बेस्ट कंडीशन है। ये आपके लिए क्या है? बेस्ट कंडीशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका कोर्स 1 साल पहले हो जाता है, क्या होता है? 1 साल पहले हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है अपना कोर्स जो है फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का वो 31 दिसंबर को पूरा कर लिया 2021 में, 2021 में आपने 31 दिसंबर को कोर्स पूरा कर लिया और एग्ज़ाम हो रहा है अगले साल दिसंबर में। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद कितना गैप हो गया? 1 साल। अब देखिए, 1 साल रिवीजन की ज़रूरत होती नहीं है, तो वहाँ पर फिर आपकी तैयारी जो है वो इतनी बेटर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप तो क्या सोचो जल्दी कोर्स हो जाएगा तो हम रिवीजन ज़्यादा कर लेंगे। देखिए, रिवीजन का कंसेप्ट ये नहीं है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही रिवीजन करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरा तरीका है या जो मैं सोचता हूँ, आपको क्या करना चाहिए कि जब आपका कोर्स चल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर हम अभी की बात करें तो इसको आप ऐसे समझो, एक अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? कि आपका जो एग्ज़ाम है, मान लीजिए वैकेंसी आएगी, सब होगा, 1 जुलाई को एग्ज़ाम है, मान लीजिए 1 जुलाई 2022 ये आपके एग्ज़ाम की डेट है। सपोज अज्यूम कर लीजिए समझने के लिए, किसके लिए? समझने के लिए, कि आपने सोचा या हमने अज्यूम किया कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब होगी? 1 जुलाई 2022 को होगी। अब अगर ये डेट हम फाइनल माने तो मैं आपको जो कोर्स कराऊंगा वो कब कराऊंगा? कंप्लीट। अब देखिए, जुलाई में आपके एग्ज़ाम है
तो मैं आपको कोर्स करा दूंगा 31 मई। कब करा दूंगा? 31 मई, मतलब 1 महीना पहले, अप्रॉक्स जो है 1 महीना पहले मैं आपका कोर्स करा दूंगा। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जितना आप टच में रहते हैं, जितना आप करंट में रहते हैं, उतना आपके बेटर परफॉर्मेंस के चांस है। अब आप सोचेंगे कि सर ये आप कोर्स कराएंगे, इसके बीच में तो 1 महीने का गैप है, हम रिवीजन कैसे करेंगे? तो रिवीजन करने का तरीका क्या है वो मैं आपको आज समझा देता हूँ। रिवीजन करने का तरीका ये है कि जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करने का मतलब जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो आपने मान लीजिए तैयारी शुरू करी। अब जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो देखिए स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम या पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टेमिना बचा के रखिए। तो जैसे मान लीजिए डेली की आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 आवर आप टाइम दे रहे हैं। अब जीके को भी दे रहे हैं, केमिस्ट्री को भी दे रहे हैं, वो आपका बैलेंस आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान ये रखिए दोनों को डिवाइड कर लीजिए कि भाई जीके को भी मुझे टाइम देना है और मुझे केमिस्ट्री को भी टाइम देना है। ठीक है, एक चीज़ आप दिमाग में क्लियर कर लेना कि बिना जीके के या केवल केमिस्ट्री के बेस पे आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, ये माइंड में क्लियर कर लेना। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ साथ आपको जीके भी पढ़नी है। जीके आप अपने लेवल पे देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था मैं जीके के लिए आपको ज़्यादा गाइड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इतना जीके को गाइड करने के लिए मैं इतना केपेबल नहीं मानता अपने आप को। ठीक है, तो केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप ये मान लीजिए कि जैसे 4 आवर स्टार्टिंग की बता रहा हूँ, तो 2 आवर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये आपको डेली पढ़नी है। अब आपको जो मैंने बताया था, एक वीडियो बनाया था सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आरपीएससी में कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं, और आरपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है, जैसे मान लीजिए काइनेटिक्स है तो 10+2 में थोड़ा दे रखा है, फिर ग्रेजुएशन में दे रखा है, फिर उसने पीजी लेवल पे दे रखा है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई मैं मेरे हिसाब से सिलेबस क्या रखूँगा कि ओवरऑल कवर कर लूँगा। तो मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 30 से 31 टॉपिक मेंशन किए थे कि ये हम पढ़ेंगे, और उसका सीक्वेंस भी बताया था। अब सबसे पहले फिजिकल मैंने उस सीक्वेंस में ली थी। अब देखिए सबसे पहले फिजिकल लेने के पीछे रीज़न ये था कि हमारे पास क्या होता है, कई बार तो ज़्यादा टाइम होता है, कई बार टाइम कम होता है। जैसे मान लीजिए कि वैकेंसी के बाद एग्ज़ाम होने में 2 साल है, तो हमारी साइकोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम है, हम तैयारी नहीं करते। फिर बाद में तैयारी जब शुरू करते हैं तो टाइम कम रह जाता है, तो हम क्या कहते हैं, टाइम नहीं है। वहाँ पर आपके पीछे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप देखिए जब भी आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए तो उसमें आपको 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, रिवीजन, कंसेप्ट, और एक आप कह सकते हो स्किल, कि आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, और स्किल का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए पहले फिजिकल केमिस्ट्री हमने शुरू करी, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं है, तो अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, तो हम आराम से अपने कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आराम से बढ़ाने के पीछे रीज़न ये है, या हमारा जो प्लानिंग है वो क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे सिलेबस चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका एक टॉपिक हुआ फिजिकल का, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, तो आपको करना क्या है? आपको पहली बात तो ये है कि आप जब पढ़ाई करें तो आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे पे जो हमने पढ़ाई करी, या ऐसे समझ लीजिए जैसे फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया तो उसमें हमने कुछ पढ़ लिया। अब जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ लिया तो उसके बाद सेकंड वीडियो आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, ऐसे हम जो है हमारा कोर्स हो रहा है। फिर मैंने बीच में आपके आरपीएससी के क्वेश्चंस भी डाले प्रीवियस के। तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जब हम फर्स्ट वीडियो देख लिया, या हमने फर्स्ट ऐसे मान लीजिए तैयारी कर ली फर्स्ट डे की, तो जब हम सेकंड डे की तैयारी कर रहे हैं तो हमको रिवीजन करना होता है। तो आप कैसे तैयारी करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने काइनेटिक्स शुरू करा, तो काइनेटिक्स की बात करें, अगर किसकी बात करें, काइनेटिक्स की बात करें, तो आप ऐसे तैयारी करिए कि जैसे आपने फर्स्ट डे जो पढ़ा, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, सेकंड डे की जब आप पढ़ाई करेंगे तो सेकंड डे की तो पढ़ाई करनी है, फिर आपको फर्स्ट डे का रिवीजन भी करना है, ठीक है। फिर थर्ड डे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको थर्ड डे की तो पढ़ाई करनी है, फिर आपको फर्स्ट सेकंड का रिवीजन करना है। फिर जब आप फोर्थ डे की पढ़ाई करेंगे तो फोर्थ की तो पढ़ाई करनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रिवीजन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेली जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका टाइम 2 में डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले आपने टाइम डिवाइड करा जीके में और केमिस्ट्री में। अब जब आप केमिस्ट्री को मान लो 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे जब आप पढ़ रहे हो तो उसको आप ऐसे समझो कि मुझे शुरू में, क्योंकि मैटर कम होता है, तो जैसे मान लीजिए 1 आवर मुझे डेली का पढ़ना है, तो 1 आवर मुझे रिवीजन करना है, ऐसे समझ लीजिए। तो उससे क्या होता है, टाइम डिवाइड हो जाता है। और ये जो आपकी साइकोलॉजी है कि भाई जब कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद में रिवीजन शुरू करूँगा, बिल्कुल ही बकवास आइडिया है। उसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स होता है 5 महीने में। सपोज़ कि भाई आपने जो है तैयारी शुरू करी
या केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और आपका जो सिलेबस है वो 5 महीने में कंप्लीट होगा, और अगर आपने ये सोच रखा है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं रिवीजन शुरू करूँगा, तो अब आप ये सोचो कि जो पहला टॉपिक आपने पढ़ा था वो कब पढ़ा था? 5 महीने पहले। वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा या साफ़ हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए जो स्ट्रेटेजी होती है तैयारी की वो ये होती है कि आपका जो टाइम है डेली का वो हाफ डिवाइड होना चाहिए। शुरू में क्योंकि मैटर कम है तो आप डेली के टाइम को ज़्यादा रख सकते हो, रिवीजन को कम रख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पीछे का कोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि आपको डेली का भी पढ़ना है, जो नया चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना है, और जो हमने पहले पढ़ रखा है उसका भी आपको रिवीजन करना है। ये अगर आप तरीका रखोगे तो उससे क्या है कि आपका बार बार रिवीजन होगा। और रिवीजन ऐसे नहीं एक बार करना है। अब जैसे मान लीजिए आपने 10वें दिन की पढ़ाई करी, तो 10वें दिन की जब पढ़ाई करी तो आप ये मान के चलिए कि आप पीछे का रिवीजन करोगे, तो उससे होगा क्या कि जो पहले दिन की क्लास थी वो आपने कितनी बार रिवाइज कर ली? 9 बार। कितनी बार रिवाइज कर ली? 9 बार। और फिर बाद में क्या करो, आप इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करो कि जब आप मान लीजिए 10वें दिन की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप रिवीजन कैसे करो? पहले 9 तारीख का पढ़ो, फिर 8 तारीख का पढ़ो, फिर 7, फिर 6। उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि भाई एक का रिवीजन तो बहुत ज़्यादा हो गया, बाद का रिवीजन ही नहीं हुआ। तो आपका जो रिवीजन है कंटिन्यू होना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ एक बार पढ़ते हो तो आपको वो याद नहीं होती, समझ में आ जाएगी लेकिन याद नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बार बार पढ़ते हो तो वो आपको समझ में भी हो जाएगी और याद भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। ये तो थी रिवीजन की इंपॉर्टेंस। कंसेप्ट क्लियर के लिए मैं आपको वीडियो देता हूँ, मैटर दे देता हूँ और समझाता हूँ, तो आपको आई थिंक समझ में आ जाता है। और अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आए, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैंने वीडियो में भी डाले, या मैं वीडियो में कुछ आपको क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि भाई आपको समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए, रिप्लाई करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए कनेक्टिविटी के लिए आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, अब बात आती है दूसरी, फिजिकल पहले शुरू करने के पीछे रीज़न भी ये है कि जो स्किल वाला पार्ट है, देखिए रिवीजन का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया और कैसे करना है। डेली आपका टाइम डिवाइड होना चाहिए 50-50, करंट के लिए और रिवीजन के लिए। तो ये जो आप टॉपिक आज पढ़ोगे वो तो पढ़ना ही है, रिवीजन के लिए टाइम देना है। तो उससे जो आपके दिमाग में है कि सर हम रिवीजन कब करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है, पहले दिन से रिवीजन चल रहा है। पहले दिन में जो पढ़ा उसको छोड़ दें तो दूसरे दिन से भी आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया, तो जो रिवीजन वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका चाहे कोर्स कभी भी खत्म हो, आपका रिवीजन ऑटोमेटिक पहले से हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे मान लो आप पहला कोई टॉपिक पढ़ते हो एक दिन का और आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो उसको आपको पढ़ने में समझने में 2 घंटे लगते हैं। उसी चीज़ को आप अगले दिन पढ़ोगे आपको 1.5 घंटा लगेगा, उसको आप और पढ़ोगे आपको 1 घंटा लगेगा। बाद में ये सिचुएशन हो जाएगी कि 5 मिनट में आप उसका रिवीजन क्या करोगे, आसानी से कर लोगे। तो ये होता है कि आप जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही वो आपको याद हो जाएगा और उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो मेन बात है वो ये है कि फिजिकल के साथ साथ, फिजिकल में क्या है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मैटर आपको करवा रहा हूँ, फिर मैं आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? सॉल्व करवाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के वो तो मैं सारे करवाऊंगा। उसके अलावा मुझे जो लगेगा कि जिस कंसेप्ट के क्वेश्चन छूट गए या जो कवर नहीं हो पाए वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, वो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में से होगा। बस ये मान लीजिए या तो वो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के ना हो तो वो कॉलेज लेक्चर का हो सकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का हो सकता है, सेट का हो सकता है, या आपके सेट के अलावा जैसे आरपीएससी और कराती है स्कूल लेक्चर के अलावा सेकंड ग्रेड का हो सकता है, या बहुत सारे एग्जाम जैसे जूनियर केमिस्ट बहुत सारे एग्जाम कराती रहती है। तो वहाँ पर मैं कहीं ना कहीं से आपको वो कंसेप्ट का क्वेश्चन करवा दूंगा, मतलब लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये तो थी मेरी बात। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक कोई सी भी बेसिक्स बुक्स होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि थ्योरी आप पढ़ रहे हो, तो थ्योरी के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा मैटर है तो कोई अच्छी बात है, मैं तो आपको जो लाइन टू लाइन मैटर है वो दे देता हूँ, अवेलेबल करा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई बेस बुक होनी चाहिए। बेस बुक का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल बेसिक्स जिसमें हो, या इसको आप ऐसे समझो कि नीट की या जी की कोई आपके पास गाइड होनी चाहिए। अब मैं अपनी तरफ से कोई गाइड नहीं कर रहा, आप कोई सी भी गाइड ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए बिल्कुल जो बेसिक्स है, जो स्टार्टिंग लेवल जो होता है, उसके लिए वीपी मेहता करके बुक आती है। ठीक है, ये बुक जो है मैंने 11th में ख़रीद ली थी। मेरे टाइम पे जब मैं 11th में था
तब मैंने वीपी मेहता खरीद ली थी। बहुत बेसिक्स बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, बहुत हाई फाई लेवल नहीं है लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। वीपी मेहता जो है आई थिंक इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, मेरे पास इंग्लिश वाली है। तो वीपी मेहता बुक आती है और मुझे पब्लिकेशन एग्जैक्ट क्लिक नहीं करा, शायद CBH में आती है, CBH में आती है या CBC करके आती है, CBH मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लेना, या JPH होता है, जयपुर पब्लिकेशन हाउस, JPH या CBH में से है कि वो आप वीपी मेहता कहेंगे तो आपको मिल जाएगी। या इसके अलावा यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर आती है। अब देखिए यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और IIT के हिसाब से थोड़ा सा आपको फिर ये कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि भाई मुझे सारे क्वेश्चन मतलब सारे पैटर्न के क्वेश्चन आ जाए। अब एक ही क्वेश्चन को, एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी कि आपको आ जाए। तो ये बेस बुक आपके पास कम से कम होनी चाहिए। जैसे वीपी मेहता हो गई, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर हो गया, बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे OP टंडन हो गई, या बहुत सारी बुक्स आती है, सारी नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है। तो कोई सी भी एक बेस बुक आपके पास होनी चाहिए। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे सोचो कि डेली के मुझे 10 ऑब्जेक्टिव करने हैं। क्या करने? 10 ऑब्जेक्टिव करने। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो भाई सर ने मजाक कर दिया हमारे साथ कि भाई हम तो बहुत टैलेंटेड है, हमारा तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पोटेंशियल के सामने सर ने क्या कह दिया है, 10 ऑब्जेक्टिव करने। ये तो सर ने हमारे स्टैंडर्ड का ध्यान ही नहीं रखा। देखिए होता क्या है, जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, एक चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है ऊपर, मतलब कोई बहुत ऊंचाई पे आपको जाना है और उसके लिए आपके पास सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी। तो आप उस सीढ़ी की सहायता से ऊपर कैसे जा सकते हैं? तो देखिए वो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि 2 जने हैं, उनको ऊपर जाना है। दोनों के पास जो हाइट है सीढ़ी की सेम है, लेकिन जो स्टेप्स है सीढ़ी के, इस वाले के पास ऐसे हैं और इस वाले के पास ऐसे हैं। तो देखिए सीढ़ी की हाइट तो सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो स्टेप है सीढ़ी के वो कितने गैप पे हैं। तो यहाँ पर क्या है, गैप बहुत बड़ा है। तो सीढ़ी तो है, हाइट भी सेम है, लेकिन इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो स्टेप है इसको कवर करना आसान है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि जितना बड़ा टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए आपको स्टेप छोटे ही लेने हैं। तो अब जैसे सुनने में लगेगा कि 10 क्वेश्चन तो क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे देखिए कि अगर आप डेली के 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपने 3 महीने भी पढ़ाई करी, ठीक है, 3 महीने का मतलब 90 दिन होता है, मैं इसको राउंड ऑफ में 100 दिन कर लेता हूँ। 100 दिन आपने पढ़ाई करी, मतलब कोर्स कवर हो गया 100 दिन में आपका, मान लीजिए, और आपने 10 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करी, तो आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। कितनी कर ली? 1000। ये मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल दिया है। अब आप 10 की जगह 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, और ये टाइम जो है ये भी वेरी करेगा। अब जैसे मान लीजिए वैकेंसी थोड़ा लेट आती है और एग्ज़ाम लेट होता है, तो टाइम बढ़ गया आपके पास, तो 3 महीने की जगह 4 महीने हो जाएगा, 4 की जगह 5 महीने हो जाएगा। तो वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो डेली की जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक दिन में आप अपने टारगेट पे पहुँच नहीं सकते, इसलिए छोटे छोटे स्टेप होते हैं। तो डेली के आपको ऑब्जेक्टिव करने, तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी फिजिकल चल रही है तो वहाँ पर आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जो मैं करवा रहा हूँ वो तो है ही है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई बेस बुक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर RPSC की साइट पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स दे रखे हैं, वहाँ पर आपको फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई आप RPSC की साइट पे जाओ, पुराने पेपर ढूंढो, फिर इसमें से ढूंढो कि भाई जो टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चन कहाँ दे रखे हैं, जैसे काइनेटिक्स से तो कहाँ दे रखे हैं, तो वो आपका लेबर बढ़ जाता है। उससे बेटर ये है कि आप ये वाला तरीका अपनाओ, ठीक है, वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके रिवीजन साथ चल रहा है, जो मैंने आपको समझा दिया, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं जो मैं साथ के साथ पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ उससे, और फिर आपके क्योंकि आप प्रैक्टिस खुद भी कर रहे हो तो आपकी स्किल डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर आपके क्या होगा कि धीरे धीरे कोर्स चलता जाएगा। मैंने आपसे कह दिया कि मेरा कोर्स कब कंप्लीट होगा, जब एग्ज़ाम की डेट आएगी उससे 1 महीना पहले, ठीक है, 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आगे चल जाए तो बात अलग है, लेकिन आप मान के चलो कि मेरा जो कोर्स है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड चलेगी। अभी क्योंकि वैकेंसी भी नहीं आई है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न और है, देखिए मान लीजिए कि अगर हम जल्दी कोर्स करने की कोशिश करते हैं तो जल्दी कोर्स करने में क्या होता है कि हमारा सारा टाइम थ्योरी पढ़ने में और उसका रिवीजन भी देखिए नॉर्मली आप करते नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो रिवीजन भी करते हैं। तो अगर आप कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं तो क्या होता है, मैटर तो हो रहा है लेकिन ना तो रिवीजन हो पा रहा है
और ना प्रैक्टिस हो पा रही है। और अगर आप ऐसे मैटर पढ़ोगे तो ऐसे आप चाहे 20 बार पढ़ लो चाहे 50 बार पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो मैंने आपको तरीका बताया, हाथों हाथ रिवीजन आप करते हो तो उससे वो टॉपिक आपके क्लियर भी हो रहा है और आपको याद भी होता जा रहा है साथ के साथ। तो याद भी हो रहा है, क्लियर भी हो रहा है, और साथ के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपके लिए पक्का हो गया। क्या हो गया? पक्का का मतलब आपसे कोई रात को उठा ले 2 बजे और पूछे कि भाई आरवीएस इक्वेशन क्या होगी, तो आप फट से बोलोगे सर k = a e⁻c/rt। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन इतना कर लिया। तो वो चीज़ कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके लिए पेशेंस आपको चाहिए। देखिए, आप अगर ऐसे सोचेंगे कि कोर्स कब कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईजी, डेली की डेली पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। अब होता क्या है कि प्रैक्टिस का जो पार्ट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब जब हम पढ़ते हैं या उसके अकॉर्डिंग जब हम रिवीजन करते हैं, तो आप ध्यान रखना कि एंड में हम केवल थ्योरी पढ़ते हैं। ये हमेशा फैक्ट है। एंड का मतलब जब भी आप बाद में कभी भी मैटर उठाओगे या नोट्स उठाओगे अपने खुद के, तो आप थ्योरी ही पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ने का समय कब है? अभी। क्वेश्चन करने का समय कब है? अभी, मतलब जब आपके पास टाइम है। तो अभी टाइम आपके पास ज़्यादा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में प्रैक्टिस नहीं होती, बाद में केवल रिवीजन होता है और थ्योरी होती है, बाद में प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो प्रैक्टिस का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल आपके पास आएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है, स्किल डेवलप हो गई है आपकी, तो आप कर पाओगे। वरना आप न्यूमेरिकल छोड़ के आते हो। वरना आप क्या करते हो? न्यूमेरिकल छोड़ के आते हो। क्यों? क्योंकि थ्योरी और रिवीजन और ये, इससे केवल आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाते हो। डायरेक्ट का मतलब जो आपके रटा रटाए क्वेश्चन आ गया वो कर लिया, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है या कोई सॉल्यूशन करना है या न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, तो वहाँ पर फिर आप उसको छोड़ के आते हो। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रैक्टिस है वो आप अभी कर सकते हो। तो इसलिए क्या है कि अभी आपका आराम से चल रहा है कोर्स। फिजिकल मैंने इसलिए शुरू करी है ताकि आप जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सको उतनी कर लो। ठीक है। एक पार्किंसन लॉ होता है। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि एक काम को करने में कितना समय चाहिए। तो वो ये कहता है कि हमारा दिमाग इस हिसाब से करता है कि जो लास्ट डेट है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एग्ज़ाम का सिलेबस कितने टाइम में आप पढ़ सकते हो, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपको 2 साल भी दे दे तो कम पड़ेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम की डेट आ गई तो आप 3 दिन में भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पार्किंसन लॉ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि बाद में आप जो है थ्योरी नहीं कवर कर पाएंगे। थ्योरी तो कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपकी जो आउटपुट है या जो रिजल्ट है वो क्या होगा? इफेक्ट होगा। क्योंकि आरपीएससी का सिलेबस का जो लेवल है बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम लेवल है। पहले से तो थोड़ा बेटर हुआ है, क्योंकि पहले तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, नए क्वेश्चन बिल्कुल आते ही नहीं थे, लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चन उन्होंने नए देने लगे। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं रह पाती। कुछ ये मिस्टेक्स करते हैं, एरर कर देते हैं, कई बार क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आरपीएससी ने क्वेश्चन तो दे दिया अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी। वो मैंने आपसे पूछी भी थी कमेंट में कि क्या कमी है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक आपके लिए सरप्राइज़ भी है। ठीक है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो आपसे रिलेटेड ही है। ठीक है। तो वो जो है मैंने आपको पहले भी कहा था सरप्राइज़ है। अभी मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं थोड़ा उस पर काम कर रहा हूँ। जब थोड़ा काम हो जाएगा उसके बाद में उसको डिस्क्लोज़ करूँगा। तो वो जो है मैं आपको 26 जनवरी को बताऊँगा कि जो मेरा जो सरप्राइज़ है वो क्या है आपके लिए, और आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा स्पीड क्यों चल रहा है, कोर्स क्या चल रहा है। ये सब आप बहुत ज़्यादा दिमाग में ना लेके आएँ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे? कि भाई स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन आपने अगर एक बार पढ़ा तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको दिमाग में इमेज क्लियर नहीं होगी, और अगर इमेज क्लियर नहीं हो रही है मतलब एग्ज़ाम में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, और नो डाउट आपका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।